नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है कि अधिकारियों और नेताओं के बच्चे पढ़ें सरकारी स्कूलों में। जी हाँ, 18 अगस्त 2015 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक आदेश पारित किया था और उस आदेश में साफ कहा था क्योंकि सरकारी स्कूलों की दशा दिशा बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये दशा इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पर ना तो अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, ना ही नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, ना ही अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, जिस कारण से ये लोग इन सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर इन लोगों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ेंगे, यानी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, तो तभी सरकारी स्कूलों का विकास हो पाएगा। लेकिन 18 अगस्त 2015 का यह आदेश आज तक इसको पूरा नहीं कराया जा सका। फिर वर्तमान की सरकार के जो प्रमुख सचिव थे, फरवरी में अनूप चंद पांडे के पास में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेजा गया था, लेकिन उसके बाद फिर वो यहाँ से उनकी रुखसती हो गई और अब वर्तमान में दूसरे प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव यहाँ पर वर्तमान है के तिवारी जी। एक बार फिर से याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि अभी नए नए ये चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको इसके बारे में शायद जानकारी नहीं होगी, इसलिए अपने इस आदेश का आप उनको जानकारी दें और उसके 6 हफ्ते बाद हम उनसे सुनवाई करेंगे कि क्यों ना उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए। देखिए, मौकरी देखिए, 2015 का ये हाई कोर्ट का आदेश है कि इसको लागू किया जाए और ये बच्चे पढ़ाए जाए। लेकिन ना तो किसी नेता ने इस ओर ध्यान दिया, ना किसी आईएएस अधिकारियों ने ध्यान दिया और ना ही किसी अमीर ने इस पर ध्यान दिया कि गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। एकाध इक्का दुक्का एक आईएएस ने जरूर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा, लेकिन तमाम आईएएस की लॉबी ने अपना एक अलग से स्कूल बना लिया और ये कह के कि उनका ट्रांसफर होता रहता है, इसलिए वो अपने स्कूल, उनको 20 सेशन में एडमिशन नहीं मिल पाता है, इसलिए वो ऐसे स्कूल बना रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि एक और सरकारी स्कूल है, दूसरी ओर तमाम प्राइवेट स्कूल है और इसके साथ साथ में तमाम पब्लिक स्कूल भी सरकार ने खोल दिए, जैसे डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल भी तमाम तरह के खोल दिए गए हैं, जहां पर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, आईएएस अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं और नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। ज्यादातर अमीर लोगों के, नेताओं के और आईएएस अधिकारियों के बच्चे या तो विदेशों में पढ़ते हैं या अगर देश में कहीं पढ़ते हैं तो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। और यही कारण है, चूंकि निजी स्कूल इसीलिए तरक्की कर रहे हैं और यही कारण है कि अब देश के 35% अभिभावक भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। वो अपना तन मन धन लगा करके किसी भी कीमत पर बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, जिससे कि उनका भविष्य संवर जाए और वो परिवार का पालन ढंग से कर सकें और देश और प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। लेकिन ज्यादातर बच्चे मजबूर हैं, 65% बच्चे मजबूर हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए और इस अभिशाप का दंश झेलने के लिए। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे कि आखिर क्यों नहीं अभी तक हो पाया हाई कोर्ट के इस आदेश का पालन, क्यों नहीं दशा दिशा सुधरी इन सरकारी स्कूलों की, आखिर क्या है वो कारण, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए अधिकारियों के बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ने के आदेश दिया था।
पर आदेश पर अमल आज तक न हो पाया। इसको लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। फरवरी में तत्कालीन मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे को अवमानना नोटिस जारी किया गया था। मुख्य सचिव बदल जाने से कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फिर से याचिका देने को कहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के आदेश पर अमल लाने की बात कही है। याचिका में कहा गया है कि मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दे। बता दें कि हाईकोर्ट ने 18 अगस्त 2015 के आदेश में यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा था कि ब्यूरोक्रेट नेताओं और अमीर लोगों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए ये लोग इन सरकारी स्कूलों का स्तर बनाए रखने पर ध्यान नहीं देते। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वह अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के साथ परामर्श से उचित कार्रवाई कर ये सुनिश्चित करें कि सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, न्यायपालिका और अन्य सभी जो सरकारी कोष में वेतन या लाभ लेते हैं, बच्चे प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ें। कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा था कि शर्त का उल्लंघन करने वालों पर दंड के प्रावधान भी सुनिश्चित किए जाएं। आदेश नहीं मानने वाले सरकारी कर्मचारियों की निश्चित समय के लिए वेतन बढ़ोतरी और प्रोन्नति आदि भी रोकी जा सकती है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देशों को अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभिभावक अपने नौनिहालों को सरकारी स्कूलों में भेजने से बच रहे हैं। बेहतर शिक्षा की आस में निजी स्कूलों का उत्पीड़न बर्दाश्त करने को तैयार है, मगर सरकारी स्कूल की ओर रुख नहीं करना चाहते। बदहाली का आलम यह है कि आज प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की कमी, मिड डे मील की अव्यवस्था, बच्चों की गिरती संख्या, सरकारी गैर सरकारी नीतियां और खास तौर पर शासन सत्ता एवं समाज के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से मायूस है। जमीनी हकीकत तो ये है कि प्राइमरी स्कूलों में कहीं बच्चे हैं तो मूलभूत सुविधाएं नहीं, कहीं सुविधा है तो बच्चे नहीं। बड़ा सवाल है कि आखिर सरकारी स्कूलों की दशा कब सुधरेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। जी हाँ, आखिर कब सुधरेगी सरकारी स्कूलों की दशा दिशा। तमाम कोशिशें की गई, तमाम दावे किए गए, तमाम वादे किए गए, लेकिन अफसोस कि अभी तक इन स्कूलों की दशा नहीं सुधर पाई। जब जब सरकारें बदलती हैं, नए नए फरमान दिए जाते हैं, लेकिन उन फरमानों का अनुपालन नहीं होता है। जैसे हाईकोर्ट के इस आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनोज यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं यहाँ लखनऊ स्टूडियो से, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। धन्यवाद। और गजराज सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। आपका भी बहुत स्वागत है गजराज जी। और हमारे साथ में पूर्व वीसी भी जुड़ चुके हैं, MGKVP के वाराणसी के पूर्व वीसी है, रिटायर्ड वीसी है। आपका भी बहुत स्वागत है राम अवध जी, प्रोफेसर राम अवध जी। सीधा रुक करेंगे प्रोफेसर राम अवध जी का। प्रोफेसर राम अवध जी, आप चूंकि वीसी रहे हैं, आपके मन में जरूर ये पीड़ा रही होगी और अब भी होगी कि सरकारी स्कूलों की दशा दिशा बदली नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, प्राइमरी स्कूलों की हालत बहुत खराब है और शायद हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसी उद्देश्य से ये निर्णय दिया था कि अगर सरकारी ऑफिसर्स के बच्चे इसमें पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सुधार आएगा। हालत बहुत खराब है सरकारी स्कूलों की, पर्टिकुलरली प्राइमरी स्कूलों की। तो पहले तो गवर्नमेंट को स्कूल की जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना चाहिए कि क्यों है। वहाँ टीचर हैं, टीचर तो 3, 4, 5 तक टीचर हैं प्राइमरी स्कूलों में, लेकिन अब वही है, शिक्षा नहीं है। वहाँ पढ़ने कौन जाता है? अगर आप नॉर्मली गांव के मैं बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ के बच्चों को देखिए तो कौन पढ़ने जाता है? वहाँ कोई नहीं भेजता। जो SC ST OBC के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, केवल वहाँ जाते हैं।
तो ये तो बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन पॉलिटिकल उससे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि इसको जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसको जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे अगर यूपी में ही अगर हो जाए शुरू बहुत अच्छा है, और नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में है। अब नई शिक्षा नीति आ रही है, इसी के साथ इसमें भी एक क्लास जोड़ देना चाहिए कि जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे, दूसरी जगह नहीं पढ़ेंगे। ये तो कोई उस तरह का बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर हो गवर्नमेंट का जो कि उनको पूरा करवाएं, तभी ये संभव है, अदरवाइज तो नहीं होगा। चलो ठीक है, प्रोफेसर बने रहिए हमारे साथ में। प्रोफेसर रामावत जी, मनोज यादव जी 2015 का ये आदेश है, 18 अगस्त 2015 का हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, तब आपकी सरकार थी। ये क्यों इस आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया और आज तक नहीं हो पाया? देखिए, ये एक बड़ा कदम होगा जिस दिन माननीय हाई कोर्ट के इस फैसले का इम्प्लीमेंटेशन 80% भी हो जाएगा इस देश की दशा और दिशा सुधारने में, जिसको मैं कहता हूं कि जो हम विकासशील देश में हैं, हम विकसित देश की कैटेगरी में एक बहुत अमूलचूल परिवर्तन के नाम पे इसको मैं देखता हूं। लेकिन इसका इम्प्लीमेंट होना, जमीनी तह तक पहुंचना, ये बड़ी बात है। और इसका कारण ये है कि कैटेगराइज देश है भारतवर्ष। यहाँ वर्ग के आधार पे तमाम सारी चीज़ें होती हैं। कोई विशेष वर्ग का है, कोई मध्यम वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का है, सारे वर्ग निर्धारित है। और ये जो शिक्षा का बदहाली है इस देश में, ये कोई आज का विषय नहीं है, ये बड़े पुरातन काल से भी ये स्थिति इस देश की शिक्षा की रही है। किसी को पढ़ने का अधिकार था, किसी को नहीं था। उसी दिशा के कारण आज भारत में शिक्षा की, प्राथमिक विद्यालय की, सरकारी शिक्षा का ये हस्र हो चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं नमन करता हूं, उन्होंने बड़ा फैसला किया। लेकिन सरकारों को इम्प्लीमेंट कराने में बहुत ही मशक्कत आने वाली है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसके लिए जो अमूल चूल परिवर्तन किए जा सकते हैं प्रदीप जी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो कैटेगराइज बोर्ड बनाए गए हैं इस देश में शिक्षा के लिए, वो एक बोर्ड होना चाहिए। वो फिर चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, या यूपी बोर्ड हो, या किसी स्टेट का बोर्ड हो, और या चाहे जो तमाम और शिक्षाओं के बोर्ड हैं, उन सबको क्लैप्स करके आपस में जोड़ के एक बोर्ड, एक शिक्षा, एक नीति अगर अपनाई जाएगी तो निश्चित वो फिर अधिकारी का बेटा हो, या नेता का बेटा हो, या मध्यम वर्गीय बेटा हो किसी का, या फिर किसी पूंजीपति का बेटा हो, वो एजुकेशन, समान शिक्षा नीति अगर लागू होगी तो ये कदम उठाया जा सकता है। अन्यथा मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मील के पत्थर के समान है। ठीक है, गजराज जी आपको आवाज मिल रही है? गजराज जी मेरा सवाल, जी गजराज जी मेरा सवाल आपसे ये है कि 18 अगस्त 2015 को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि सरकारी स्कूलों में नेताओं और आईएएस अधिकारियों और अमीरों के बच्चे पढ़ें, तभी दशा सुधर सकती है। लेकिन आज तक उसका अनुपालन नहीं किया गया। गरीबों को, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। अभी भी पीसीएस का नतीजा निकला है, पूरे उत्तर प्रदेश में 2% भी ऐसे छात्र नहीं निकले हैं जो गांव के स्कूल से पढ़ करके, प्राइमरी स्कूल से जो पढ़ करके गए हो, उन्होंने कोई कामयाबी हासिल की हो। जो बच्चे गांव से शहरों में जाते हैं, उन्हीं बच्चों ने, या शहर के बच्चों ने, चाहे उसमें नेताओं के हैं चाहे अधिकारियों के हैं, उन्हीं लोगों ने कामयाबी उसमें हासिल की है। गांव के जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में, उनके अंदर पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, कोई देखभाल बिल्कुल नहीं है। छात्रों की संख्या भी फर्जी दर्शाई जा रही है, जो मेरा देखने में आ रहा है। और सरकार का इस तरफ कोई भी किसी प्रकार का कोई कठोर कदम नहीं है। कुछ बच्चे खाने पीने के हिसाब से जरूर जाते जरूर हैं, और उन स्कूलों के अंदर गरीबों के, जो गरीब में भी गरीब जो बच्चे हैं वही जाते हैं। बाकी बच्चे प्राइमरी स्कूल में या सरकारी इंटर कॉलेज में या हाई स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, और सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन सख्ती से नहीं किया है। ठीक है,
ठीक है गजराज जी, आप बने रहिए, हमारे साथ में आएंगे आपके पास में। प्रोफेसर राम अवध जी का रुख करेंगे। प्रोफेसर राम अवध जी, गजराज जी ने एक बहुत शानदार बात कही, बहुत मौजूद बात कही। अभी जो यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है उसमें ज्यादातर बच्चे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश चूंकि पिछड़ा है इसलिए वहां के बच्चे ज्यादातर नहीं आ पाए। क्या ये दर्शाता है कि हमारे स्कूलों की दशा उतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से बच्चे आगे आकर के बड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर सके? कि अभी सिंह साहब ने बताया, मैं उनसे फुल्ली एग्री करता हूं, क्योंकि मैं गांव से भी आता हूं, मुझे पता है वहां के स्कूलों की हालत। जो आप कह रहे हैं कि कहीं के आते हैं कहीं के नहीं आते हैं, ये तो इंडिविजुअल कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसी फैसिलिटीज मिल रही है, कैसा एनवायरमेंट है। पढ़ाई पर भी नहीं प्रोफेसर रामावत जी, पढ़ाई व्यवस्था पर भी करता है ना। पूरब के लोग हमेशा से गरीब माने जाते हैं क्योंकि वो दिन भर उनका पेट पालन में ही पूरा चला जाता है, तो इसलिए बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ा पाते। जी हाँ, ये तो सही है, गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो एफ्लुएंट लोग हैं वो अपना बच्चों को शहर भेजते हैं, वहाँ अच्छी शिक्षा पा जाए, ताकि गांव में तो हालत बहुत खराब है। गांव में बच्चा, जैसे अभी आपने बताया कि गांव से कोई पढ़ के आईएएस पीसीएस हुआ हो, शायद ही कोई आपको मिले। जब तक कि वो कोई कोचिंग नहीं करेगा शहर में जाके, और उसकी स्कूलिंग और जो हाई स्कूल, इंटर और बीएससी तक की शिक्षा जो है अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं होगी, तब तक वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। और इसके लिए जैसे आप कहते हैं कि पूरब में है, तो गरीबी एक तो खैर कारण है ही है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वही अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, अच्छे उसमें भेज सकता है। फीसें इतनी ज्यादा हैं कि गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। तो ये तो जो सोशल डिसबैलेंस है, डिस्पैरिटी है, तो हमेशा बनी रहेगी। इसके लिए तो कोई दूसरा उपाय होना चाहिए। एक जो ये हाई कोर्ट ने नहीं तो संविधान में ये लिखा गया है ना प्रोफेसर राम अवध जी, संविधान में ये लिखा गया है कि आर्थिक विषमता नहीं होगी, आर्थिक समानता लाई जाएगी, यानी कि अमीर और गरीब के बीच की खाई भरी जाएगी। तो कैसे भरेगी ये खाई? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, ऐसी स्कीमें चलावें, ऐसा प्रावधान करें कि भाई गरीब भी अमीर बन जाएं, अमीर होते जाएं। तो ये तो गवर्नमेंट का पूरी जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल की क्या है। जो पैदा हुआ गरीब में, गरीबी में रहा, गरीबी में हुआ, तो उसके लिए आप अपने आप को कैसे सुधार सकता है जब तक उसको गवर्नमेंट की तरफ से मदद नहीं मिलेगी, या गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम्स हैं तो जरूर, स्कॉलरशिप्स हैं, अच्छे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, और भी साधन हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाते। गांव से बच्चा निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ स्कूलों को प्राइवेट, निजी स्कूलों की तर्ज पर पब्लिक स्कूल के चलाए गए हैं, अंग्रेजी माध्यम से स्कूल चलाए जा रहे हैं, उसमें काफी हद तक सफलता मिली भी है। अंग्रेजी मीडियम से जो पढ़े बच्चे, उनका तो परफॉर्मेंस अच्छा होता ही है ज्यादातर। हिंदी का भी है आजकल, तो हिंदी और इंग्लिश में इंटरव्यू वगैरह में ज्यादा फर्क नहीं, कुछ नहीं होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले तो हमेशा एडवांटेजेस पे रहते हैं। अभी तो खैर हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति में तो बहुत कुछ दूसरी चीजें हैं, वहां तो और बुरी हालत हो जाएगी। अभी देखिएगा, पब्लिसिटी बड़ी हो रही है, इसलिए हो रही है कि लोग इसको पहले से ही मान लें कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत ही वो होने जा रहा है, देखते जाइए भी। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, जो आप गरीबी अमीरी की बात कहे हैं, मेरी समझ से गवर्नमेंट को ही। और ये भी आर्डर जो है, ये उस समय क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? गवर्नमेंट वही इसी का सवाल तो हम पूछ रहे हैं, सपा के नेता हमारे साथ मौजूद है जी। ठीक है सर, बने रहिए, रामावत जी बने रहिए हमारे साथ। भाई मनोज यादव जी, सवाल यही उठ रहे हैं, 2005 का ये आदेश है हाई कोर्ट का, 2015 का माफ करिए, और 2012 से लेकर के 2017 तक आपकी सरकार थी, आखिर इसका अनुपालन 2 साल में क्यों नहीं हो पाया? देखिए, इसी एक मूल, मैंने अपने पहले वक्तव्य में इस बात को रखा कि जो इस देश में सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी व्यवस्थाएं, उस पर जरूर बजट बड़ा खर्च होता है, नो डाउट, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
वो चाहे बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे शिक्षा की तमाम सिलेबस की बात हो, या बैठने की, पढ़ने की, करने की सारी व्यवस्थाओं की बात हो। क्योंकि मैंने एक बात कही, महत्वपूर्ण बात कही कि ये देश कैटेगराइज है और बड़े लंबे समय तक ये देश कैटेगराइज है। बच नहीं सकते। नहीं, मैं बच नहीं सकता। मैं आपको पूरा 5 साल की उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा 5 साल का आपको मैंडेट दिया, बिल्कुल सरकार दी थी जी, और बहुमत की सरकार दी थी जी। आप ये भी नहीं कह सकते कि आपकी लगड़ी लूली सरकार थी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम सहमत हैं, और हम इस बात से भी सहमत हैं। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात पे बड़ा आदेश दिया था और अधिकारियों के लिए भी तमाम सारी बातें कही गई थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो मानसिकता है इस देश में प्रदीप जी, वो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन अब आने वाले समय के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि उसके पीछे कारण भी ये बड़ा सिस्टमैटिक कारण, वो भी आप सबको पता है, जो वर्गवाद है वो तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का व्यवसायीकरण। इस देश में जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, इस वजह से वो कैटेगराइज चीजें और ज्यादा मजबूत हो गई हैं, और जिस तरीके से आम आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या आप पूरी तरीके से फेल रहे, क्योंकि 2 साल तक आप उस आदेश का पालन नहीं करवा पाए, हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं फेल रहे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तमाम जनपद में, खासकर लखनऊ में, प्राथमिक विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का प्रयास किया और एक बेहतर विकल्प दिया। आपको बताएं, उस शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमने तमाम सारी चीजें जो प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को मिलनी चाहिए, वो हमने स्कूली बैग से लेके, किताबों से लेके, जूतों से लेके, ड्रेस से लेके, हर चीज को बेहतर किया और उसका एक स्टैंडर्ड, एक मानक बनाने की कोशिश की, जिससे कि लोगों में प्रोत्साहन जगे और लोगों को व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था मिल सके। टाटपल्लियों पे उसकी पढ़ाई होती सरकारी विद्यालय में। आज घूम फिर क्या रहा है, फिर आप ये आदेश क्यों नहीं पारित कर पाए? जैसे अखिलेश यादव विदेश में पढ़े हुए, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हुए हैं जी, तमाम आप वो प्राथमिक विद्यालय के भी पढ़े हैं, प्राथमिक विद्यालय के भी पढ़े जी, और आर्मी स्कूल के भी पढ़े, बिल्कुल ठीक बात जी। लेकिन तमाम नेताओं और आईएएस अधिकारियों के बच्चे या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या तो विदेश में पढ़ते हैं, क्यों नहीं आप उनको मजबूर कर पाए कि वो सरकारी स्कूलों में पढ़े? नहीं, देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि किसी को बाध्य तो नहीं किया जा सकता, अब ये भी हमारा संवैधानिक अधिकार है शिक्षा लेने का। बिल्कुल, माननीय हाईकोर्ट ने कहा, इस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा कि जब अधिकारियों के बच्चे जाएंगे, ये एक मैसेज था हाईकोर्ट का उस प्राथमिक शिक्षा पे जो इस देश में सदियों से चली आ रही है, कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधारोगे, जब आपका बच्चा पढ़ेगा तो आप इस स्कूल के तमाम सारे सिलेबस को, शिक्षा की नीतियों को, उनके एजुकेशन के स्तर को सुधारेंगे जब आपके बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी आज भी इस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से आंखों पे पट्टी जमा के बैठी हुई है। ये ब्यूरोक्रेसी है जो पूरे मामले में टांग अड़ाती है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला, ब्रेक लेंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि दरअसल नेताओं का काम है और सरकार का काम है योजनाएं लाना, योजनाएं बनाना, और अधिकारियों का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना। लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर इसको आज तक क्यों लागू नहीं किया जा सका? समाजवादी पार्टी की 2 साल की सरकार रही, 2015 से लेकर 2017 तक नहीं लागू हुआ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 2017 से लेकर 2020 तक, 3.5 साल हो गए सरकार को, अभी तक इस आदेश का अनुपालन आखिर क्यों नहीं कराया जा सका? कहां अटकी है ये नदी? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होने की राह पर तीव्रता से अग्रसर हो रहा है और इसका मुख्य कारण है उत्तर प्रदेश सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में नंबर 2 पे होना। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के बाद देश विदेश के शीर्ष निवेशकों द्वारा 4.68 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। विदेशी कंपनियों के रुख को उत्तर प्रदेश की तरफ करने के लिए ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। लखनऊ समेत आगरा, गोरखपुर,
कानपुर, वाराणसी एवं बरेली में IT पार्क की स्थापना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि विश्व की बड़ी कंपनियां जैसे पेप्सी और माइक्रोसॉफ्ट आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। मैं प्रदेश के अंदर निवेश की सुरक्षा की पूरी गारंटी अपने सभी निवेशकों को दे सकता हूं। एक जनपद एक उत्पाद की योजना से बनारस की साड़ियाँ, नोएडा में गारमेंट, कानपुर का चमड़ा उद्योग जैसे अनेकों व्यवसाय फल फूल रहे हैं। प्रदेश के 8 लाख MSME इकाइयों को 22,296 करोड़ रुपए के अधिक का ऋण दिया जा चुका है। आने वाले हम 2 साल बहुत बढ़िया देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। जैसे हमारा चाइना से नहीं हो रहा बिजनेस या वो है, तो अगले 2 साल हमें बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ की लागत का विश्व स्तरीय डिफेंस कॉरिडोर बनकर तैयार होने वाला है, जहां प्रदेश के 5 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा। आज उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर होने का मार्ग अब साफ हो गया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम अब रुक करेंगे गजराज सिंह जी का। गजराज सिंह जी, क्या कारण है, आप तो काफी लंबे समय तक सरकार में रहे, सरकारों को देखा, क्या कारण है कि ये इस आदेश का अनुपालन नहीं कराया जा पा रहा है? मैंने एक अध्यापक के रूप में भी कार्य किया है और 45 साल का मेरा तजुर्बा है छोटे बच्चों को पढ़ाने का। मुझे याद है जब 57 में मैं पढ़ा करता था, जो प्राइमरी पाठशाला थी उसमें सभी जाति बिरादरी के बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे और उसमें कोई जाति बिरादरी का भेदभाव नहीं था। कद के हिसाब से हम लोगों को टाट पट्टी पर बैठाया जाता था, चाहे वो कितना ही भी बड़े घर का बच्चा थे। एक अध्यापक उन्हें पढ़ाता था बाकायदे और एक सी शिक्षा दीक्षा उनकी सबकी होती थी। मैंने वो जमाना 57 से लेकर के सन 1971 तक बहुत नजदीकी से देखा है। जो कक्षा में टीचर पढ़ाते थे, वो बात सही है कि जो अच्छे बच्चे होते थे उनकी तरफ थोड़ा उनका रुझान ज्यादा हो जाता था, लेकिन सबको एक साथ अपना पढ़ाई होती थी और पढ़ाई का नतीजा ये निकलता था कि उसमें सभी जो भी हमारे सरकारी नौकरियां होती थी तो परीक्षा पास करके, चाहे वो दरोगा की थी, चाहे सिपाही की थी, चाहे डॉक्टर्स की थी, चाहे इंजीनियर्स की थी, वो प्राइमरी पाठशालाओं से पढ़ लिख करके गांवों के बच्चे सभी जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे निजी स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने लगी तो उसके अंदर जो हमारे अधिकारी थे, नेता लोग थे, या ये कहिएगा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली गई, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को या जिनकी क्षमता बाहर भेजने की। गजराज जी बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गजराज जी, पाठशालाओं में भेजते हैं जबकि स्टाफ वहाँ का बहुत अच्छा होता है। गजराज जी सवाल सुन लीजिए, सवाल ये है जी, आवाज आ रही है तो सवाल सुनिए। सवाल ये है, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर क्या सरकारी स्कूलों की दशा दिशा सुधर गई है? मैं बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की या किसी भी पार्टी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सभी नेता लोग और सभी अधिकारी लोग उन प्राइमरी पाठशालाओं में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, केवल नियम कानून गरीब लोगों के बच्चे। नहीं, आप ये दार्शनिक तौर पर बात कह रहे हैं, ये दार्शनिक तौर पर बात अच्छी है,
लेकिन यथार्थ ये है कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, पंजाब में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है आपकी, इन सब स्थानों पर भी क्यों नहीं सरकारी स्कूलों की दशा दिशा सुधार देते हैं? आप उदाहरण पेश कर देते हैं। कह रहा हूं कि जब हम लोग हम प्राइमरी पाठशाला में पढ़े थे, लेकिन हम लोगों के बच्चे भी, थोड़ा पीछे बैठिए, आपसे अनुरोध करूंगा थोड़ा पीछे बैठिए जिससे आपका चेहरा टीवी पर आ सके। थोड़ा पीछे हट के बैठिए जी। पढ़ने शुरू हुए तो जैसे ही जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली गई, उन्होंने प्राइमरी पाठशालाओं से अपना ध्यान अलग हटाया और प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना शुरू किया। उसके अंदर अध्यापक भी प्राइमरी पाठशालाओं के दोषी है, सरकार भी दोषी है कि उन अध्यापकों ने प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ाना बंद कर दिया और सरकार का भी उनकी तरफ कोई, अरे आप लोगों ने उसकी दशा ही नहीं सुधारी तो कैसे ना, क्यों पढ़ाएगा? वहां पर खाने के नाम पर वहां पर दलिया देते हैं, खाने के नाम पर तमाम चीजों के लिए बुलाते हैं, लेकिन बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। खाना देने के बावजूद भी उनमें खून की कमी है। पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। दिए जाते हैं उनके ड्रेस के रूप में, स्कॉलरशिप भी दी जाती है, किताबें भी दी जाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी उन स्कूलों में संख्या पूरी नहीं है, बल्कि फर्जी संख्या दिखाई जा रही है। ये मैंने घूम गजराज जी, वही तो मैं भी कर रहा हूं, वही मैं भी कर रहा हूं। क्यों नहीं आप जहां जहां पर आपकी सरकारें हैं, आप अच्छा उदाहरण पेश कर देते हैं। अपनी सरकार के लिए भी कहते हैं अगर ऐसी स्थिति है तो उनको वहां भी ध्यान देना चाहिए। चाहे राजस्थान की सरकार है, चाहे पंजाब की सरकार है, वहां भी जो हमारी सरकार है उन्हें ध्यान देना चाहिए उन गरीब बच्चों के लिए भी, जिनके ये ध्यान देना चाहिए से नहीं बनेगी बात सर। आप दबाव बनाइए। क्या आप लोग चिट्ठी लिखते हैं, गुलाम नबी आजाद चिट्ठी लिखते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष बदला जाए, 23 बड़े नेता उसमें सिग्नेचर करते हैं। क्या कभी आप लोग इस तरह की चिट्ठी नहीं लिखते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए? कभी इस तरह की भी चिट्ठी लिख दीजिए आप लोग। तकरीबन 30-31 वर्षों से उत्तर प्रदेश में हमारी हुकूमत नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की बात दूसरी सरकारें बराबर, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की, मैं बात कर रहा हूं पंजाब की, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की, जहां जहां पर आपकी सरकार में, वहां की भी बात कर रहा हूं। पहले भाजपा की सरकार थी, उससे पहले फिर मिली जुली सरकारें थी, आप भी देख रहे हैं। लेकिन हम राजस्थान में आपकी बहुमत की सरकार है, वहां तो कर दीजिए, छत्तीसगढ़ में तो कर दीजिए जी। ध्यान दिया जाना चाहिए उन प्राइमरी पाठशालाओं में। अरे ध्यान दिया जाना चाहिए, ये दार्शनिक तौर पर बात करना बहुत आसान है गजराज जी। आप तो पूर्व विधायक रहे हैं, आप तो विधायक रह चुके हैं। आप क्या कोई चिट्ठी लिखेंगे सोनिया गांधी को कि राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए? है कि हम जो 36-37 साल में आज जीवित हैं, अपनी पार्टी के अंदर सच बोलने के ऊपर ही जीवित हैं, और हम इन बातों को अपनी पार्टी के अंदर भी उठाते हैं। ऐसा नहीं है हम नहीं उठाते, और काफी उठाया भी जाता है, उसको सुधार भी होता है। नहीं, ये अच्छी बात है। आप अच्छी तरीके से पार्टी में बात को ईमानदारी से उठाते हैं, तभी तो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं एक बार और ईमानदार कोशिश करिए, फिर से चिट्ठी लिखिए सोनिया गांधी को कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, इसको सुधारा जाए। जो गांव की दशा जो बच्चों की है, उसको सुधारने की बड़ी सख्त जरूरत है। 1% भी बच्चा देहात का पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड देखिए कि IAS PCS में मनोज जी, गजराज जी, ठीक है, हम एक आपसे, ठीक है गजराज जी, हम एक आपसे अनुरोध करेंगे, आप थोड़ा पीछे हट के बैठिए जिससे कि आपका पूरा चेहरा टीवी पर आ सके। आप बहुत आगे ज्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका चेहरा ढंग से नहीं आ पाता है। ठीक है, मनोज जी के पास चलेंगे। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहूंगा, ईमानदारी से कहूंगा जी। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में माननीय हाई कोर्ट का ये निर्णय आया, हमने इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास किया। उसके एवज में
हमने जो भारत की और उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा है उसके जो गैप को भरने के लिए आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत प्रयास किए, जिसमें एक अमूलचूल परिवर्तन है जिसको हम डिजिटल इंडिया कहने का नारा हमने 14 में सुना था। 14 के बाद उसमें हमारी पार्टी ने लगभग 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप हर वर्ग के बच्चों को दिया। हर वर्ग मतलब वो चाहे गांव का बच्चा था, शहर का बच्चा था या कस्बाई इलाके का बच्चा था, जिससे कि लोगों के अंदर एजुकेशन को लेकर एक अच्छा काम किया लैपटॉप बांट करके, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं होगा, वो लैपटॉप लेके बिजली नहीं होगी तो लैपटॉप से क्या चलेगा? तमाम लैपटॉप बैटरी चार्ज ही नहीं हो पाई। देखिए, एक पंचायत पे 2-2 स्कूल हैं, इस बात को आप बेहतर जानते हैं, आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, मैं भी। अगर बड़ी पंचायत है 3-4 गांवों की तो वहां 2 स्कूल आपको मिलेंगे, क्योंकि दूरियां भी हैं। इस पे बड़ा काम ये करने की जरूरत है और हम समाजवादी लोग वादा करते हैं प्रदेश की जनता से कि आने वाले 22 के बाद जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा का और खासकर सरकारी शिक्षा का जो व्यवस्था है उसमें अमूल चूल परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसा आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी की पूरी मंशा है और हम उस पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने नई एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है। देखिए, उनकी बात छोड़िए, आज बताइए कोरोना काल में एक तरफ देश के कुछ % लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, वो भी ऑनलाइन, और सरकारी तंत्र का पूरा एजुकेशन बंद पड़ा है। आज 7वां-8वां महीना चल रहा है। क्या किसी सरकार को चिंता है? क्या उन ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए कोई व्यवस्था बनाई सरकार ने? 8 महीने से विश्वकर्मा जी वो बच्चे शिक्षा से दूर हैं, किसी को नहीं परवाह है, किसी भी सरकार को नहीं चिंता, कांग्रेस की है चाहे वो बीजेपी की है या किसी और सरकार की है, कोई इस बात पे बात नहीं करना चाह रहा। क्यों? क्योंकि इस देश में राजनीति में इस षड्यंत्र का बड़ा मुद्दा है कि इस देश में सबको शिक्षा, समान शिक्षा न मिल सके। लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन क्या आप मानेंगे कि 2015 से लेकर 2017 तक आप इस आदेश का अनुपालन नहीं करा पाए? ये कहीं कोई कमी रही आपकी? देखिए, अधिकारियों ने हमने कहा, हम इस बात को बार बार कह रहे हैं, हमने अनुपालन कराने की पूरी भरसक कोशिश की। समय कम था, हमें कम समय मिला। और दूसरी महत्व बात कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। जिस मॉडल को, उस दिल्ली मॉडल को मैं मोहर इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि दिल्ली नगरीय, पूरी तरीके से नगरीय महानगरीय व्यवस्था है, इसलिए वहां सरकारी स्कूलों में किसी सरकार ने बेहतर अमूलचूल परिवर्तन किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा सेगमेंट है, यहां पे ज्यादातर हिस्सा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। एक बड़ा स्कूल सरकारी खोलना पड़ेगा, बनस्पत एक पंचायत में 4 स्कूल खोले जाएं। इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा और शिक्षा के महत्व को समझिए। ये सरकार तो पूरी तरीके से कि आखिर अधिकारियों के, आप जैसे नेताओं के बच्चे कब इन स्कूलों में पढ़ेंगे? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी, मैंने कहा इस बात को, बड़ी बात मैं कह रहा हूं, हमारे साथ तमाम अनुभवी लोग हैं। जिस दिन ऐसा होगा विश्वकर्मा जी, ये देश विश्व में महाशक्ति होगा। ये शुरुआत कौन करेगा? ये समाजवादी लोग करेंगे और किसी की हिम्मत नहीं करने की, क्योंकि तो वर्ग भेद वाली पार्टियां, जिनको वर्ग के हिसाब से जो समानता की बात नहीं चाहती हैं इस देश में, उनके अंदर मनोज जी फिर आखिर जब आप करेंगे, आप दावा कर रहे हैं 2022 के बाद आप करेंगे, बिल्कुल, तो 2 साल में आप इसको क्यों नहीं कर पाए? देखिए, हमने, अगर आपने उसको वहां लागू कर दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। हमने बच्चों को लैपटॉप दिया, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, हमने बच्चियों को 30,000 रुपए दिए, हमने साइकिलें बच्चों को बंटवाई, हमने वो सारे प्रयास किए। एजुकेशन के सिस्टम को मैं आपको बताऊं, बच्चे बोरी के कपड़े में ले जाते थे अपने बैग में स्कूल की किताबें। समाजवादियों लोगों ने एक स्टैंडर्ड बैग दिया बच्चों को, इसलिए कि उनके अंदर भी वो भावना आ सके उस चीज को। बर्तन हमने दिए, हमने बच्चों को अच्छा खाना देने की पूरी व्यवस्था की, जिससे कि तमाम कोशिशें महत्व को समझा जा सके। सारी सरकारों ने तमाम कोशिशें की। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश में बच्चों को ना तो जाड़े में स्वेटर दे पाई, ना उनको जूते चप्पल दे पाई, ना उनकी किताबें दे पाई, और ना आज सरकारी बच्चों को शिक्षा मिल रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूं। देखिए, आज इस डिबेट में सरकार का नुमाइंदा भी नहीं है, क्योंकि सरकार इन सब चीजों पे जवाबदेही से बहुत दूर है। जी, आपको पता नहीं सरकार का दावा है, सरकार कह रही है, सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में बहुत अंतर है प्रदीप जी, आप चेक करा लीजिए। ठीक है, हमारे साथ में भाजपा के प्रतिनिधि नहीं जुड़ पाए हैं कुछ तकनीकी व्यवधान की वजह से। हम प्रोफेसर राम मावत जी का रुख करेंगे। प्रोफेसर राम मावत जी, लगातार जो भी सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार आई तो यह कहा गया कि प्राथमिक स्कूलों में कंघी होगी, तेल होगा,
मास्टर उनको तेल लगाएंगे, कंघी करेंगे, संवारेंगे, सजाएंगे, खाना देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो दशा नहीं सुधरी। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो दूध, फल और अंडे देने की बात की गई, लेकिन स्कूलों की दशा दिशा नहीं सुधरी। क्या कारण मानते हैं आप? में कारण तो केवल गवर्नमेंट की लापरवाही है। गवर्नमेंट अभी 75 जिले हैं, कम से कम 5 जिलों को सिलेक्ट करे और उसमें जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें पूरी व्यवस्था ठीक करें। व्यवस्था नहीं ठीक है तो क्या होगा? जब प्राइवेट स्कूलों की तरह अगर व्यवस्था उसमें हो जाएगी सरकारी स्कूलों में तो लोग अपने आप भेजेंगे वहां पर। टीचर तो हैं लेकिन अब वो वही है कि कुछ पढ़ाते हैं कुछ नहीं पढ़ाते हैं, तो केवल सरकार ही इसको पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं। नहीं, प्रोफेसर रामावत जी, हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सरकारी ये नेताओं और अमीर और आईएएस अधिकारियों के अलावा जो सरकारी आदि सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चों को भी जबरदस्ती इन स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसको तो अमल में लाया जा सकता है ना? या हाई कोर्ट डायरेक्शन दे फिर दोबारा, या सुप्रीम कोर्ट एकदम ऑर्डर कर दे, तभी ना मानेंगे लोग। ऐसे नहीं ना मांग सकते हैं। ऐसे तो आपने देख लिया 5 साल। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है और चीफ सेक्रेटरी को 6 हफ्ते बाद वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अपना वो केस की हेयरिंग करेंगे। जो मैं समझता हूं कि अगर सरकारी किसी आईएएस आईपीएस के बच्चे वहां पढ़ने लगेंगे तो स्कूल की दशा अपने आप सुधरेगी, क्योंकि वो खुद ही वहां फंड देंगे, लगाएंगे स्कूल। प्रोफेसर रामावत जी, आप भी थोड़ा पीछे हट के बैठिए जिससे आपका चेहरा साफ टीवी पर आ सके। जी, अभी ठीक है जी। ठीक, तो ये है सिचुएशन। जानते सभी लोग हैं, पढ़ाना नहीं कोई चाहता, इसलिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्सीलेंस है नहीं वहां पर, चाहे प्राइमरी हो, चाहे हायर सेकेंडरी हो, चाहे इवन डिग्री कॉलेजेस में भी वही हाल है। तो ये सरकारी स्कूलों का उसका जब तक फर्म गवर्नमेंट कोई आए जो कि विदाउट भेदभाव और वो करके करे। अब तो ये भी है जैसे वहाँ बच्चों को वर्दी देते हैं, खाना देते हैं, अब तो नई शिक्षा नीति में है कि नाश्ता भी देंगे सुबह, नाश्ता का भी प्रोविजन है। और ये गवर्नमेंट को अब लग रहा है कि 6 साल के बच्चे जो हैं उनका दिमाग जो है 6 साल तक ही डेवलप हो पाता है, तो उस दिशा में उनको सुबह सुबह दलिया, सुबह सुबह नाश्ता स्कूल में दिया जाए। तो इतनी सारी फैसिलिटीज तो हैं, इसको मॉनिटर करने के लिए, उसको और अच्छी फैसिलिटीज देने के लिए अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं जो कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में नहीं, केवल 5 जिला, आप 5 क्या 2 ही 4 जिला सेलेक्ट करो और जी, ये आप अच्छी बात करें। सिर्फ अगर 5 जिले को ही उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाए तो बाकी जिले भी उसको अपना सकते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी राय है। तो यही है, जानते सभी लोग हैं, सभी बच्चे को अपना अपना वो करके पढ़ा। अभी नई शिक्षा नीति में आइएगा तब देखिएगा क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को जी। सब ऐसे ही हवा जी। प्रोफेसर रामावत जी, मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप थोड़ा पीछे बैठिए जिससे कि आपकी फोटो सही से आ पाए। आप बार बार आगे आ जाते हैं जी। सवाल ये है, बस आऊंगा, सवाल ये है कि तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन ये कभी पूरे नहीं होते। आप पूरे इसलिए नहीं होते, गवर्नमेंट चाहती नहीं है उस तरह से। अगर स्ट्रिक्ट ऑर्डर हो तो क्यों नहीं होंगे? ठीक है गजराज जी, ठीक है गजराज जी के पास चलेंगे। गजराज जी, आपको आवाज मिल रही है? मिल रही हो तो मैं आपसे ये जानना, गजराज जी आपको आवाज मिल रही हो तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, सरकारें बनाने का दावा करते हैं कि हम आएंगे तो पूरी दशा दिशा बदल देंगे, पूरी व्यवस्था बदल देंगे, रामराज ला देंगे, लेकिन वो समय आता नहीं है और राजनीति चलती रहती है। कुर्सी पर पहुंच जाता है तो उन मुद्दों को सबको भूल जाता है। चाहे कितनी नई शिक्षा नीति लागू कर लें, जब तक आप एक सी एजुकेशन नहीं देंगे गांव के बच्चे को, चाहे वो किसी भी समाज का है, प्राइमरी स्कूल में सबको दाखिला वहां नहीं देंगे, तब तक आपका सुधार होने वाला नहीं है। आपने ऑनलाइन के लिए कहा कि इंटर कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई होगी, क्या उनके पास में मोबाइल टेलीफोन है?
और जो मोबाइल टेलीफोन भी वो है बड़ी मुश्किल से 2 इंच वाला है, जो मुश्किल से नंबर मिला सकता है गांव का वो गरीब छात्र जो है। कोई भी अध्यापक ऑनलाइन स्कूल में इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकारी है मेरी जानकारी में नहीं पढ़ा पा रहा है। प्राइवेट स्कूलों में नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आपकी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर दूसरी सरकारें नहीं कर पा रही हैं तो आप उदाहरण के तौर पर अपने राज्यों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू करके एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं। मंत्रियों को भी इसका पालन करना चाहिए और उन्हें नजदीकी से देखें कि क्या प्राइमरी एजुकेशन जूनियर हाई स्कूल गांव की या जो गांव में जो इंटर कॉलेज है उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक व्यवस्था में चल रही है नहीं चल रही है। अगर वो ठीक तरफ नहीं चल रही है तो हमारी उन सरकार को भी ध्यान उसमें देना चाहिए, वरना गांव का बच्चा लेखपाल भी नहीं बन पाता है। जो भी बच्चा बनता है जो शहर के प्राइवेट स्कूल से पढ़ करके जाता है वही शिक्षक बनता है, पुलिस में भी वही जाता है, फौज में भी वही जाता है, आईएएस पीसीएस डॉक्टर्स इंजीनियर सब वही बनते हैं प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके या गांव में जो इंटर कॉलेज है उससे पढ़ करके। गजराज जी, सब आप लोग इतिहास की बातें इतनी बता देते हैं, इतनी ज्ञान की बातें बता देते हैं कि हमारे दर्शक सब कंफ्यूज हो जाते हैं। मनोज जी के पास चले। मनोज जी भाई आप बता दीजिए कि आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं ये बात जरूर बड़ी ईमानदारी से कहूंगा और इस बात को कहने में कोई राजनीति नहीं है विश्वकर्मा जी, चूंकि समाजवादी लोग इन तमाम सारे गरीबों के मुद्दों पे राजनीति करना पसंद नहीं करते। अगर 2022 में समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश की इस पे आते हैं तो इसमें कोई भी शंका अब नहीं है, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर और कट हो गई। इस कोरोना काल से हमने एक सीख मिली है कि एक वर्ग को तो शिक्षा मिल जाती है किसी भी परिस्थिति में, लेकिन एक ऐसा देश का बड़ा वर्ग है जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है। समाजवादियों लोगों का हमेशा से ये मंशा रही है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी दृढ़ संकल्पित है इस बात। क्या करना चाहिए आप बता दीजिए कि आप तो लंबे समय तक सरकार में रहे, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार ने, क्या करना चाहिए? अब तक क्या सीखा आपने? देखिए सबसे महत्वपूर्ण है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज प्राथमिक शिक्षा का और सरकारी शिक्षा, तो ये तो 20 साल से नहीं सुधरा, 2 दशक से देखते देखते निकल गए। हर दौर में कई बार आपकी सरकार रही उत्तर प्रदेश में, नरसिंह यादव मुख्यमंत्री। आपको शायद पता होगा विश्वकर्मा जी, पहले तो बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी। एक दौर तो प्राथमिक शिक्षा का ये भी था। हमारे साथ 2 लोग हैं और टीचर शिक्षा व्यवस्था सही है, उनसे पूछिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। आज तमाम, तो आज भी कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं, आज भी स्कूलों में बाउंड्री नहीं है, शौचालय नहीं है, तमाम सारी नहीं, कुछ हद तक महिलाओं के लड़कियां बेचारी कहां जाए, उनके लिए शौचालय नहीं है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, टीचरों की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। जी विश्वकर्मा जी, जब तक शिक्षा का व्यवसायीकरण पे कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि एक तबका जो शिक्षा माफिया बना हुआ है और शिक्षा को इस कोरोना काल में फीस ली जा रही, क्या सरकार ने किया बताइए? मैं सरकार अभी सरकार से सवाल पूछूंगा तो आपको लगेगा राजनीति है। क्या सरकार ने फीस माफ करा दी? नहीं कराई ना। तो ये निजीकरण वाले जो लोग हैं, हम तो अपनी बात ईमानदारी से कह रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद हम अमूलचूल परिवर्तन करने का वादा कर रहे हैं, और वादा वैसा नहीं, वादा वो होगा जो 18 लाख लैपटॉप देके किया है, उस तरीके का वादा होगा। इस तरीके का वादा नहीं होगा कि हम एक कोरोना काल में अभिभावकों को शिक्षा की फीस तक न माफ करा पाए 1 साल की, इस तरीके का कोई वादा नहीं होगा। इसलिए समाजवादी आपसे वादा करते हैं कि बेहतर शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश में गरीब आम आदमी के लिए होने जा रही है। ठीक है गजराज जी, आपकी नजर में क्या होना चाहिए? सारी सरकारों को क्या करना चाहिए? कैसे सुधरेगी ये शिक्षा व्यवस्था? हो चाहे आईपीएस हो, जो गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, या शहरों के अंदर जो नगर पालिकाओं के स्कूल हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, जो एडेड स्कूल में उनके बच्चे बिल्कुल उसी प्रकार से पढ़ें, तो तभी इसमें कुछ सुधार संभव है। अगर प्राइवेट स्कूलों में नेताओं के और अधिकारियों के बच्चे पढ़ेंगे तो जो आम गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ लिख करके वो उनका मुकाबला नहीं कर पाते। ना ही उनके पास में कोई कोचिंग की व्यवस्था है, ना ही शहर में आने जाने की उनकी अच्छी व्यवस्था है। तो वो अपने बच्चों को गाँव में ही
शिक्षा देने के लिए फिर अपने तैयार रहते हैं और वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते और वहाँ के शिक्षक भी जिनको बहुत अच्छी अच्छी तनख्वाहें मिलती। ठीक है, ठीक है, ठीक है गजराज जी, बात आ गई आपकी। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर रामावत जी, आप तो वीसी रहे हैं, आप ईमानदारी से बताइए कि किया क्या जाना चाहिए दशा दिशा को सुधारने के लिए। सिंह साहब ने कहा, मैं उससे फुली एग्री करता हूं, क्योंकि जब तक स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं होंगे, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं होगा, गवर्नमेंट ही कर सकती है, बाकी और तो कोई नहीं इसका दूसरा पर्सनल कर सकता। सुविधाएं पहले बढ़ावें, हर कॉलेज में, हर जो कॉलेज लेवल है, प्राइमरी है, हायर सेकेंडरी है, इन सब कॉलेजों में वही सुविधाएं प्रदान करें जो कि प्राइवेट स्कूलों में है, शहरों में है, तभी ये हो पाएगा। वरना ये तो बहुत बड़ा सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है, उसको दूसरे फॉर्म में लीजिए तो ये होने जा रहा है, ऑलरेडी है। ये जो गांव का लड़का है वहां पर इतनी खराब मतलब एजुकेशन है कि उसको एक पेज अगर उसको इमला लिखने को कह दिया जाए तो सही नहीं लिख सकता। कैसे कंपटीशन, सारा जमाना कंपटीशन का है, आ ही नहीं सकता कंपटीशन में। शहर का लड़का आ जाएगा तो देहात के बच्चे हैं जो देहात वाले हैं ये सब पिछड़ते जाएंगे, ऑलरेडी पिछड़े और पिछड़ते जाएंगे। ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है ये हमारे देश के लिए, हमारी संस्था के लिए ठीक नहीं है, इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो मैंने देखा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मामला यही है कि प्रदेश की और देश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है और इसका उदाहरण इस बात से देखा जा सकता है कि एक सर्वे के हिसाब से केरल की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी है, लेकिन बाकी प्रदेशों की शिक्षा व्यवस्था धड़ाम है। और हाई कोर्ट के साफ आदेश के बाद 18 अगस्त 2015 के साफ आदेश के बाद दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में आज तक उस आदेश का अनुपालन नहीं कराया जा सका है। अब से 6 हफ्ते बाद वर्तमान मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना आख्या प्रस्तुत करनी पड़ेगी, अपनी चीजों को प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आखिर क्यों नहीं ये व्यवस्था लागू की जा सकी, क्यों ना उनके ऊपर अवमानना का केस चलाया जाए। तो 6 हफ्ते बाद उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएशन से देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हाँ, आप फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।